हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपका होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदृष्टिकारी रूप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में उपयोग किस प्रकार से होता है, इसमें निर्गत और निवेशी सिग्नल कैसे प्राप्त होता है और यहाँ पर अर्ध तरंग का क्या मतलब है। तो यार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक यहाँ पर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल संरचना बनाकर जो बताने वाला हूं, यानी कि आपका इसका हमारे पास यह चित्र भी है, आपको चित्र बताऊंगा और इस प्रकार से यहाँ पर निर्गत और निवेशी कैसे हमें प्राप्त होता है और इसकी कार्य विधि क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यार पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझेंगे, यानी कि पीएन संधि डायोड का, क्योंकि इससे संबंधित आपके दो क्वेश्चन है और दो में से एक क्वेश्चन तो यार आता ही है। तो चलिए संरचना की पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर है, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर हमने लिखा कि एक प्रत्यावर्ती, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पर मैं इसका जो है चित्र भी समझा दूंगा कि यहाँ पर डायग्राम कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बताया गया कि एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जो वर्ड आ गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो आपको अगर ट्रांसफार्मर क्लियर होगा, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर कि हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब दोनों प्रकारों को अच्छी तरीके से समझा था, उसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्यविधि सब कुछ समझा था, क्योंकि वह भी प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर संबंधित क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है, चाहे आपका न्यूमेरिकल में आए या तो आपका उसका जो है मतलब कि एक प्रकार से पूरा सिद्धांत और कार्यविधि आ जाए, तो इसलिए समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बता देता हूं, जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें यह होता है जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कुंडलियां होती है क्या होती है, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली होती है, आप सभी जानते हैं। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो द्वितीयक कुंडली होती है उसमें क्या होता है, फेरों की संख्या यहाँ पर ज्यादा और इसमें क्या होता है मतलब कम होती है, और उसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है। मतलब यहाँ पर जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है ना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। मतलब यहाँ पर द्वितीयक में कम और प्राथमिक में ज्यादा ऐसा होता है। तो ये आप लोग ट्रांसफार्मर अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह आपका अलग टॉपिक है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच, देखिए यहाँ पर हमने इस चित्र में देखा, यहाँ पर हमारा P1 और P2 कहाँ है, तो यहाँ पर आपका P1 है और ये आपका P2 है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। मतलब यहां पर आप ये समझिए, जो आपका यहां पर प्राथमिक कुंडली है, फेरों में जो आपका द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वह प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है। मतलब यहां पर इसमें आपका फेरे, यहां पर जो इस प्रकार से कुंडली दिखाई गई है ये आपका फेरे हैं, ठीक है। अब यहां पर इसमें जो आपका प्रत्यावर्ती निवेशी इस टाइप से दिख रहा, मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, यानी यहां से आपका वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। निवेशी का मतलब यहां पर इसमें दिया जाता है और जो निर्गत होगा वह हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। यहां पर आपका निर्गत प्राप्त होता है। अब निर्गत कैसे प्राप्त होता है, किस प्रोसेस से प्राप्त होता है और अर्ध तरंग के रूप में कैसे प्राप्त होता है, यही हमें समझना है। तो चलिए इसके बाद है कि सिरों P1 व P2 के बीच लगाया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद है कि जिसकी द्वितीय कुंडली S1 एवं S2, यहां पर द्वितीय कुंडली आपको दिख रही है, जो AB आपका ये सिरा है, इसमें आपका द्वितीय कुंडली यहां पर S1 और ये S2, यानी कि ये वाली आपकी कुंडली क्या है, द्वितीय, जिसमें आपका S1 और S2 पॉइंट दर्शाए गए हैं। इसके बाद है कि द्वितीय कुंडली का सिरा S1, ठीक है, यानी कि द्वितीय जो आपका सेकेंडरी यहाँ पर कुंडली यानी कि द्वितीय जो कुंडली है उसमें जो एक सिरा आपका S1 है, S1 कौन सा सिरा है, तो ये वाला, ठीक है, S1 आपका ये वाला पॉइंट है। तो S1 संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा गया है। यानी दोस्तों जो आप ये जो पूरा सर्किल देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका PN संधि डायोड है, जो कि आपका P सिरा है और इधर आपका N सिरा है। आप लोग यही समझ लीजिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर संधि डायोड है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो भी पढ़ा मैं आपको डायरेक्टली जो है चित्र में ही बता देता हूँ। चित्र में आपका क्या कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का जो आपका P1 और P2 जो प्राथमिक कुंडली का सिरा है, ये आपका यहां से क्या होता है, निर्वेशी जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें दिया जाता है। इसके बाद बताया गया कि S1 और S2 जो आपका पॉइंट है, ये द्वितीय कुंडली का क्या है, यहां पर पॉइंट सिरे हैं। ये इसमें आपका जो S1 सिरा है आपका P क्षेत्र से जुड़ा है, यानी कि आपका P से डायरेक्टली ये वाला जुड़ा है, और जो आपका S2 सिरा है, S2 सिरा आपका डायरेक्टली N क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है। N का आपका इधर से जुड़ गया और P का आपका यहां डायरेक्टली S1 से जुड़ गया, और यही बताया गया। जैसे यहां पर P1 व P2 के बीच लगाया जाता है द्वितीय कुंडली का सिरा S1 व S2 द्वितीय कुंडली का सिरा S1 P संधि डायोड के जो है यानी कि P क्षेत्र से जुड़ा है या P सिरे से जुड़ा है, और इसके बाद दूसरा सिरा यानी कि जो दूसरा सिरा S2 है एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा यहां पर बताया गया कि N सिरे से जोड़ा गया है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा S1 तो हो गया। अब इसके बाद आता है S2 सिरा। तो S2 सिरा जो है ये आपका लोड प्रतिरोध के द्वारा यहाँ पर N क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है, यानी कि आपका इधर डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा है। अब देखिए इसके बाद बता रहा है कि यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL के द्वारा N सिरे से जोड़ा गया है, इतना आप समझ लिए। इसके बाद है डिस्ट निर्गत वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। मतलब दोस्तों हमें यहाँ पर निर्गत जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो RL लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच ही प्राप्त होता है, जो कि आपका यहाँ पर पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इन दोनों के बीच हमें प्राप्त होता है। ये आपका डायग्राम है, चित्र को आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप बाकी इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। कार्यविधि में क्या होता है तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है। इसमें देखिए बताया गया है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में, पहले आधे धनात्मक चक्र का मतलब यहाँ पर, अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये आपके सामने है, यहाँ पर ये हमारा निवेशी है, ठीक है। निवेशी का मतलब हम जो है यहाँ से जो दे रहे हैं वह निवेशी हो गया, और जो हमें प्राप्त होगा वह निर्गत होगा। तो हमें निर्गत ही अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपका पहला आधा धनात्मक चक्र का मतलब ये है कि आपका ऊपर वाला जो यहाँ पर सुरंग और गर्त के रूप में जो चल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ऊपर वाला जो चक्र है आपका धनात्मक यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे का आपका नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ से आपका ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा, फिर आपका धनात्मक होगा। तो यही आपका है कि आधे चक्र में धनात्मक, आधे चक्र में ऋणात्मक, ये चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है उसके पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए, जहां पर ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए, ये वाला, ठीक है, ये द्वितीय कुंडली आपका ये वाली है, ठीक है, S1 और S2। तो इसका सिरा जो ए है, ए, इसको ध्यान दीजिएगा। बताया गया कि जो द्वितीय कुंडली का सिरा ए है, सिरे बी के सापेक्ष, यानी कि इस सिरे के सापेक्ष जो बी सिरा है इसके सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। तो संधि डायोड का पी क्षेत्र धनात्मक से तथा एन क्षेत्र जो है यानी कि ऋणात्मक से जुड़ जाता है, और इस कारण संधि जो है अग्र अभिनत की अवस्था में रहती है। और आप सभी जानते हैं कि जब अग्र अभिनत की अवस्था होती है तो वहां से धारा प्रवाहित हो जाती है। तो अतः इससे हमें जो है होकर धारा प्रवाहित हो जाती है, और इस दशा में लोड प्रतिरोध RL से हमें धारा C से D की ओर बहती हुई मिलती है या प्राप्त होती है। अब देखिए यहां पर मैं आपको डायरेक्टली जो हमने यहां पर पढ़ा मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि जो आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज हम यहां से दे रहे हैं, अब जब हम इसको देते हैं पहले आधे धनात्मक चक्र में, यानी कि ऊपर वाला जो आपका पहला आधा धनात्मक चक्र हो गया। अब देखिएगा इसको आप यहां तक ले आए, इसको भूल जाइए। अब यहां पर आना है आपको कि इसमें जब हम यहां से निवेशी देते हैं, जो दो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, इसका जो सिरा ए है, ए सिरा हमारा बी के सापेक्ष पी क्षेत्र से जुड़ जाता है, और जो कि आपका यहां पर बी सिरा जो है एन क्षेत्र से रहता है। तो अर्थात ये आपका जो संधि डायोड है या अग्र अभिनत की अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। अग्र अभिनत की अवस्था में जब जाता है तो आपका जो धारा है वह हमें निवेशी प्राप्त होता है, यानी कि निर्गत प्राप्त हो जाता है, जो कि RL लोड प्रतिरोध में C से D की ओर धारा प्राप्त होती है। जो आपका ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो आपका इधर की तरफ इधर जा रहा है, ठीक है। तो C से D की ओर हमें क्या होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, और निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो पहला आधा धनात्मक चक्र है इसमें आपको यहां पर निर्गत वोल्टेज देखिए यहां पर प्राप्त हो गया, ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया। अब आता है दूसरा आधा धनात्मक चक्र, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें हमें यहां पर देखिए प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं प्राप्त हुआ ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर हमने लिखा कि निवेशी वोल्टेज के अगले आधे ऋणात्मक चक्र में, यानी कि अगला आधा ऋणात्मक चक्र का मतलब ये है कि यहां पर नेगेटिव है, मतलब ये आपका ऋणात्मक चक्र हो गया, ठीक है, क्या है, नेगेटिव है ये नीचे का। तो यही यहां पर बताया गया कि पहले दूसरे आधे, देखिए दूसरा है आपका यहां पर, तो दूसरा आपका यहां पर क्या है, अगले आधे ऋणात्मक चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। अतः यह पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत या इस दशा में हो जाता है, तब इस दशा में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, और अतः RL लोड पर हमारा जो धारा का मान है वह शून्य रहता है। देखिए यहां पर अभी थोड़ा सा मैं बताता हूं कैसे। यहां पर बताया गया है कि जो दूसरा आधा चक्र है उसमें क्या होता है, जो सिरा ए है इसके सापेक्ष आपका क्या होता है, नेगेटिव में जुड़ जाता है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है जब ये ए सिरा जो है नेगेटिव हो जाता है और बी सिरा आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो इस अवस्था में आपका जो संधि है वह क्या हो जाती है, ये पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत की अवस्था में पहुंच जाती है। और जब आपका पश्च अभिनत में हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, जो निवेशी निर्गत वोल्टेज है या निर्गत धारा यहां पर हमें क्या होता है, नहीं प्राप्त होता। और यहां पर जब हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम निवेशी दे रहे हैं और निर्गत हमें मिल ही नहीं रहा। तो यहां पर यही चित्र आपको बता रहा है कि हम निवेशी तो दे रहे हैं और निर्गत हमें क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, मतलब कि मिल ही नहीं रहा। तो अर्थात आधे चक्र में मिल रहा है धनात्मक वाले में और ऋणात्मक वाले में नहीं मिल रहा है, फिर से आपका धनात्मक हो गया तो यहां पर फिर हमें मिल रहा है, फिर हमें ऋणात्मक में नहीं मिलेगा, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। और इसीलिए इसे बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की, यानी कि आधे तरंग
में हमें यह मिलता है और आधे में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये होता है बाकी इसका प्रोसेस। तो आप लोग इसको बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं, काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको पूर्ण तरह निर्दिष्टकारी रूप जो भी है समझाने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।